Hello students, welcome to our YouTube channel, and in this lesson we are going to study a very beautiful, very sensuous and a very famous poem of John Keats, and the name of the poem you can see, To Autumn. Okay students, so आप जानते हैं जॉन कीट्स जो है ओड के लिए बहुत फेमस रहे हैं। ओड उन्होंने बहुत सारी लिखी है जो उनको एक आउटस्टैंडिंग पोएम बनाती है, और ये जो पोएम है टू ऑटम ये सबसे अच्छी ओड्स में से एक मानी जाती है, बहुत ही फेमस ओड मानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। ये 3 स्टैंजास में है पोएम अपनी, तो सबसे पहले अपने इसमें करने वाले हैं फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज टू ऑटम का जो शुरू होता है इस लाइन से। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, स्टार्ट होती लाइन से सीजन ऑफ मिस्ट। अब ऑटम आपको पता ही है एक ऋतु का नाम है जिसको हम हिंदी में कहते हैं पतझड़। तो आपने बसंत ऋतु पे बहुत सारी कविताएं सुनी होगी। बसंत ऋतु की कवि लोग बहुत तारीफ करते हैं, विंटर की तारीफ करते हैं, गर्मी की तारीफ करते हैं, लेकिन ऑटम बेचारी ऋतु जो है वो उपेक्षित रह जाती है। बट जॉन कीट्स हैज डिसाइडेड टू प्रेज दिस season also. He has praised this season in very beautiful words and very beautiful lines which we are going to study. So autumn यानी पतझड़। पतझड़ में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं और खेतों से फसल सारी काट ली जाती है और ज़्यादा सुहावना मौसम नहीं होता। लेकिन इस कवि ने जॉन कीट्स ने इतना सुंदर डिस्क्राइब किया है इस सीजन को कि हमें बड़ा अच्छा लगता है ऑटम भी। ओके लेट्स स्टार्ट। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, तो ये जो सीजन है ऑटम उसको बताया गया है मिस्ट का। मिस्ट होती है धुंध। अब ऑटम में धुंध कहां से आ जाती है? पानी जो होता है नदियों में तालाबों में वो धूप से भाप बन के उड़ता है, तो उससे जो धुंध उत्पन्न होती है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो का मतलब होता है एकदम मैच्योर, पक जाते हैं पौधे, और फ्रूट्स जो पक जाते हैं उनको बोला है मेलो। मेलो फ्रूटफुलनेस, तो ये जो सीजन है वो मिस्ट का है और मेलो फ्रूटफुलनेस का है, यानी पके हुए फलों का है सीजन, और किसका है? मिस्ट का, धुंध का। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब ये जो सीजन है ये मैच्योरिंग सन का क्लोज बोसम फ्रेंड है। बोसम फ्रेंड होता है पक्का यार। तो ये जो सीजन है ऑटम, इसको पर्सोनिफाई किया गया है। जब भी किसी भी इनएनिमेट चीज को, निर्जीव चीज को मानवीय गुण दे दिए जाते हैं, इंसान के गुण दे दिए जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन करना। यहाँ पे फ्रेंड बोला है, फ्रेंड इंसान होते हैं, तो यहाँ पे ऑटम को फ्रेंड का गुण दिया है, यानी उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। तो क्लोज बोसम फ्रेंड, अब जो ऑटम का सीजन है वो क्लोज बोसम फ्रेंड है किसका? मैच्योरिंग सन का। ऑटम के अंदर जो सन होता है वो बहुत तेज चमकता है, उसकी किरणें बहुत तीखी होती है, इसलिए इसको मैच्योरिंग सन बोला गया है। मैच्योर का मतलब परिपक्व। ओके, अब ये जो क्लोज बोसम फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का, ये क्या कर रहा है? कंस्पायर कर रहा है। कंस्पायरिंग विद हिम, सन के साथ कंस्पायर कर रहा है। कंस्पायर एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है साजिश करना। यहाँ पे ये नेगेटिवली यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब है अच्छी बात कर रहा है, कोई साजिश के थ्रू कोई ढंग का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? साजिश करके, षड्यंत्र करके। कंस्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट्स द वाइन, कि वाइन को, वाइन होती है बेल, यानी बेल को किस तरह से लोड किया जाए और ब्लेस किया जाए। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, किसी को धन्य कर देना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कवि कि वो कंस्पायर कर रहा है सूरज के साथ कि किस तरह से वाइन को, एक बेल को फ्रूट से एकदम लोड कर दिया जाए, उसको माला माल कर दिया जाए, उसके ऊपर वो क्या है लकदक कर दिया जाए फ्रूट से एक बेल को। तो वो सन के साथ मिलकर के साजिश कर रहा है कि किस तरह से बेल पे फ्रूट ही फ्रूट लगा दिए जाए, फल ही फल लगा दिए जाए और उसको ब्लेस कर दिया जाए। एक तो ये साजिश कर रहा है। अब ये साजिश कोई गलत चीज थोड़ी है, ये तो बढ़िया बात है, अच्छी चीज कर रहा है। सीजन ऑफ ऑटम सन के साथ ये चीज की साजिश कर रहा है। अब वो वाइन क्या है? दैट राउंड द थैच ईव्स रन। अब वाइन कहाँ रन करती है, कहाँ पे फैली हुई है? राउंड द थैच ईव्स। थैच ईव्स होते हैं वो छतें जिनके ऊपर खपरेल लगी हो, छप्पर जो होते हैं,
गाँव में जो घर होते हैं, कुटिया जो होती है, उसके ऊपर हम छप्परों की छत बना देते हैं, उसको हम थैच ईव्स कहते हैं। तो ये जो वाइन है, ये थैच ईव्स तक पहुंची हुई है। कोई एक घर है, उसके बाहर वाइन लगी हुई है और वो उस पूरे घर के ऊपर फैली हुई है, ऊपर छत तक चली हुई है। तो वो जो सीजन ऑफ ऑटम है, वो सन के साथ मिलकर सजेस्ट कर रहा है कि किस तरह से इस बेल के ऊपर फल ही फल ला दिए जाए, किस तरह से इस बेल को ब्लेस कर दिया जाए। ओके, एक साजिश ये होगी, यहाँ पे देखो, हाउ टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट्स द वाइन दैट राउंड द थैच रन्स। आगे, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। दूसरी साजिश ये कर रहा है क्या, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। तो मोस्ट कॉटेज ट्री है, मोस्ट का मतलब होता है वो पेड़ जो बहुत पुराने होते हैं और उनके तने के ऊपर एक काई लग जाती है, उसको मोस्ट बोलते हैं। मोस्ट कॉटेज ट्री है, कॉटेज होती है छोटी सी कुटिया, कुटिया यानी पेड़। कुटिया के अंदर एक पेड़ लगा हुआ है, बहुत पुराना पेड़ है, उसके तने के ऊपर काई लग गई है। तो उस काई लगे हुए पेड़ के ऊपर टू बेंड विद एप्पल्स, उस पेड़ को झुका देना इतने सेब लगाकर, ये भी एक साजिश कर रहा है। यानी ऑटम चाहता है सन से साथ मिलकर कि ऐसा काम करे कि एक तो बेल जो थी पीले वाली, उसको फ्रूटों से एकदम लकतक कर दिया जाए, और दूसरा काम ये कि एप्पल का जो पेड़ है उस पर इतने एप्पल लगाएं कि वो बेंड हो जाए, कि वो एप्पल के बोझ से झुक जाए। तो कितनी अच्छी पिक्चर एक क्रिएट की है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स जो पोएट थे वो स्पेशली इसी बात के लिए फेमस थे, इमेजरी के लिए। इमेजरी कई तरह की होती है। ए पोएट कैन मेक अस फील सी, ए पोएट कैन मेक अस फील हियर। यानी पोएट हमें फील करवा देते हैं शब्दों से कि वो चीज हमारे सामने हम देख रहे हैं। कई बार पोएट्स ऐसे शब्द, ऐसी लाइनों की रचना करते हैं जिससे हमें लगता है कि हम वो चीज सुन रहे हैं। कई बार इस तरह का इफेक्ट पैदा करते हैं, ऐसा लगता है कि हमें उस चीज की गंध भी आ रही है। तो ये सारी इमेजरी होती है, सेंसेस से रिलेटेड। So a poet can make us feel, see, smell, touch, etc. So these all things are called imagery. So here we can see sensual imagery. हम जो देख सकते हैं, हमारे आंखों के सामने आ जाता है ये कॉटेज ट्री, ये वाइन किस तरह से चढ़ी होगी, तो हमारे आंखों के आगे वैसा दृश्य जो है वो सजीव हो जाता है। तो इस चीज को हम इमेजरी कहते हैं। तो दिस पोएम इज फुल ऑफ नेचुरल इमेजरीज। ओके, नेक्स्ट लाइन, दो साजिश का पता लग गया। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। और तीसरा काम क्या करता है कि सारे फ्रूट को, सारे फलों को क्या कर देता है, फ्रूट फिल कर देता है, भर देता है विद राइपनेस। राइपनेस से भर देता है, यानी उनको पका देता है अच्छी तरह से। राइप का मतलब होता है पक जाना। तो सारे फ्रूट्स को वो पका देता है। टू द कोर, टू द कोर का मतलब एकदम अंदर तक, फ्रूट का जो सेंटर होता है वहां तक उसको पका देता है। To swell the gourd and plump the hazel cells। और क्या काम करना है, swell the gourd, gourd को swell कर देना है। swell का मतलब फुला देना है, पूरा विकसित कर देना है। और gourd का मतलब है सीताफल, कद्दू इसको आप कह सकते हैं। वैसे तो ये gourd फैमिली की सब्जी होती सारी, कद्दू, घिया, तोरी, टिंडी एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पे gourd यूज हुआ है वो कद्दू के लिए यूज हुआ है। तो वो एक और साजिश ये कर रहा है कि gourd को swell कर देता है, gourd को एकदम पूरा विकसित कर देता है। एंड प्लम द हेजल शेल। और हेजल शेल एक अखरोटनुमा शेल है, अखरोटनुमा एक फल होता है, उसको भी प्लम कर देता है। प्लम का मतलब होता है फुला देना, विकसित कर देना। विद स्वीट कर्नल टू सेट बडिंग मोर। और उसकी जो कर्नल है वो भी स्वीट कर देता है। कर्नल होती है गुठली। तो ये जो हेजल शेल है इसकी गुठली को और मीठा कर देता है। टू सेट बडिंग मोर, ताकि उस गुठली से और पौधे विकसित हो सके। बडिंग मोर का मतलब है और पौधे बन सके, उस गुठली को भी विकसित कर देता है, क्योंकि गुठली से ही नया पेड़ पैदा होता है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। और फूलों को भी डेवलप करती है ये ऑटम का जो सीजन है। स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, इसके लिए बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए। अब मधुमक्खियों को फूल बहुत अनिवार्य रूप से चाहिए। they need it very badly to make honey। बीज क्या करती हैं, हनी बनाती हैं। so until they think warm days will never cease। और उनके लिए इतने फूल पैदा कर देंगी ऑटम की ऋतु, वो ये सोचने लग जाएंगी कि वार्म डेज जो है कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। सीज का मतलब क्या होता है, खत्म होना। वार्म डेज विल नेवर सीज। मधुमक्खियों को ये लगने लग जाएगा कि ये जो वार्म डेज है, ये ऑटम के जो डेज हैं, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं।
For summer has overbrimmed their clammy cells. क्योंकि समर की ऋतु से, समर के बाद autumn आती है, तो समर की ऋतु से लेकर अब तक उन्होंने इतना शहद इकट्ठा कर लिया है कि वो ओवरब्रिम कर रहा है शहद। ओवरब्रिम करने का मतलब बस अब पूरा ही नहीं हो रहा है, उससे बाहर निकल रहा है छत्ते से, यानी इतना ज्यादा भर गया है, ओवरलोडेड हो गया है, जरूरत से ज्यादा शहद इकट्ठा हो गया है, या वो शहद के छत्ते में पूरा ही नहीं आ रहा है, तो वो ओवरब्रिम कर रहा है। इसको देर क्लैमी सेल, क्लैमी सेल यानी उनका छत्ता, क्लैमी होता है चिकना और सेल होती है कोठरी, उनकी छोटी छोटी कोठरी होती है शहद के छत्ते में, तो उसको बोला गया है क्लैमी सेल। ओके, so this is the first stanza. These are the first 11 lines of To Autumn, and you have seen the beauty of words which Keats has used. He has presented a full picture of autumn season before our eyes. It seems that we are seeing live these types of pictures, and this is the particularity, this is the main feature of Keats' poetry. You should remember it. Okay students, now yes, so one more point which is to be studied here, that this poetry is written in iambic pentameter. Okay, so what is iambic pentameter? I have uploaded a lecture already on my YouTube channel, and which the description is given, the link is given in the description below, you can see it. And for a while I can tell you in short what is iambic pentameter. अभी बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, तो iambic pentameter क्या है। तो iambic pentameter में जब कोई लाइन लिखी होती है तो उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं। 10 सिलेबल्स, अगर आपको सिलेबल का नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिलेबल जो है वो होता है एक स्वर, जिसको हम एक बार में बोल सकते हैं। जैसे कि इसका शुरुआत का जो ये वर्ड है सीजन, तो इसके अंदर आप देखोगे दो स्वर हैं, सीजन, ई और ए। देखो एक स्वर तो यहाँ पे आ गया सी, इसको हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे सी, ये ई की मात्रा आ गई इसमें जन, अब सीजन, तो यहाँ पे ए छुपा हुआ है जन, तो इस वर्ड के अंदर हम कहेंगे देयर आर 2 सिलेबल्स। ओके, तो सिलेबल का स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं होता, हमें स्वर ढूंढना होता है। इट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण का एक कम से कम छोटी से छोटी यूनिट, जिसको हम इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आप देखिए सीजन में 2 हो गए, ऑफ, ऑफ में एक ही स्वर है ओ, तो इसको अपने मान लेते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मिस्ट, मिस्ट, तो इसमें एक ही स्वर आता है मिस्ट, ई स्वर आ रहा है, तो इसको हम एक ही सिलेबल बोलते हैं। 4 नंबर हो गया। एंड, इसमें भी एक ही स्वर है, ये 5 नंबर हो गया। मेलो, मेलो, मेल, इसमें आ गया आवाज, तो ये हमारा छठा बन गया, और ओ इसमें साउंड आ गई, आ गया 7वां। ओके, 7वां सिलेबल आ गया। नेक्स्ट फ्रूटफुलनेस, फ्रूट ऊ, फुल ऊ, नेस ए, तो इसमें 3 स्वर और आ गए, तो ये हो गया 8वां। फ्रूट ऊ की आवाज आई, फुल नो, और नेस ये 10। So you will see in every line there are 10 syllables. If you scan all the lines, you will find 10 syllables here. So the line which has 10 syllables in it, so it means it has 5 feet. अब 5 feet कैसे हुए? 2 syllable को हम 1 feet बोल देते हैं, इनका जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब इसमें कितने हो गए? 5 feet हो गए। 2 syllable का 1 feet होता है। ओके, अब इसकी खास बात ये है कि इसमें पहला सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। जोड़े बना लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 2 सिलेबल लेते हैं, पहले वाला सीजन, ये सीजन, तो इसमें पहला जो सिलेबल है सी वाला, इसको हम अनस्ट्रेस्ड करेंगे और दूसरे को हम स्ट्रेस्ड बोलेंगे। तो स्ट्रेस के लिए हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब हमें स्ट्रेस किस एस पर देना है, सीजन, 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 इस तरह से बोलेंगे इसको। और ये 2 सिलेबल ये है ऑफ, अब मी, अब मिस्ट। ओके, ये तीसरा और चौथा, इसमें अब पर स्ट्रेस नहीं देंगे, इस पर स्ट्रेस देंगे, अब मिस्ट। ओके, तो इसमें हर जो सिलेबल का जो जोड़ा है उसमें पहले पे स्ट्रेस हमें नहीं देना है, दूसरे पे स्ट्रेस देना है।
तो इसको बोलते हैं iambic pentameter. If you want to learn more about iambic pentameter, then you must watch my lecture which has been given on iambic pentameter especially. Okay students, so this was the first stanza. We are going to complete